बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि भारत के बड़े हमले का ख़तरा किस तरह टल गया है। इमरान ख़ान की कौन सी बड़ी पेशकश सरकार ने ठुकरा दी और क्यों ठुकरा दी, एक मुखबरी से आपको आगाह करना है। फिर बात करेंगे कि बयानिए की इस जंग में मुक़्तदर हलकों को इमरान ख़ान के एक साथी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उसने भारतीय मौक़िफ़ को किस तरह तबाह करके रख दिया। समदी साहब यानी इसहाक़ डार की नाक़िस कारकर्दगी पर किस अहम शख्सियत को मैदान में उतरना पड़ा। फिर हम बात करेंगे कि लाहौर की गली गली नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाने के मंसूबे पर, और ऑब्वियसली पहले बात हो जाए पाक भारत कशीदगी की। नाज़रीन, भारत के साथ फौरी और बड़ी जंग का ख़तरा जो है वो वाज़े तौर पर टलता हुआ महसूस हो रहा है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि भारत की जानिब से कुछ ऐसे सिग्नल्स पहुँचाए गए हैं जिनके बाद भारत किसी बड़ी जंग से पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये ख़तरा बदस्तूर मौजूद है कि मोदी अपनी अना की तस्कीन या फेस सेविंग के लिए कोई छोटा मोटा मिस एडवेंचर ज़रूर करे, और ये ख़तरा भी मौजूद है कि वो मिस एडवेंचर किसी बड़ी जंग या तसादुम की शक्ल ना इख्तियार कर ले। भारत के नाज़रीन हुक्मरानों को अपनी गलत और बेहुदा हिकमत अमली का एहसास होने लगा है। यही वजह है कि मोदी ने कौमी सलामती की एडवाइज़री कमेटी की तश्कील नौ की है और खुफिया एजेंसी राह के साबिक चीफ आलोक जोशी को कौमी सलामती की एडवाइज़री कमेटी का हेड मुकर्रर कर दिया। अंदाज़ा है कि नाज़रीन नई तश्कील पाने वाली एडवाइज़री कमेटी अगले 2 से ढाई हफ्ते में अपनी सिफारशात हुकूमत को पेश करेगी, यानी लम्हा कम पै गया। इन सिफारशात के इनके पेश होने तक जो नाज़रीन भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी बड़े हमले का इम्कान ना होने के बराबर है। और दूसरा, भारत में इन दिनों नाज़रीन आप जानते हैं कि IPL चल रहा है जिसमें दुनिया भर के टॉप क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं, और हिंदुस्तान की इकॉनमी और हिंदुस्तान के कल्चर में इस वक्त IPL की कितनी अहमियत है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, इस दौरान अगर IPL के दौरान भारत ने जंग छेड़ दी तो न सिर्फ अरबों रुपए के IPL को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि कई साल तक ये अपनी असली हालत में बहाल नहीं हो सकेगा। जंग का बिगल बजते ही अगर 1 या 2 गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने भी वापस हिंदुस्तान से जाने का ऐलान कर दिया, जिसके के 99.9% इम्कानात हैं, बल्कि यकीन है, क्योंकि वो तो गोरे तो ऐसी किसी जगह पे जहाँ छोटा पटाखा भी फूट जाए वहाँ पर भी 1 घंटा रहने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये तो खुली जंग थी नाज़रीन। अच्छा, बहरहाल IPL के फाइनल जो है वो 25 मई तक भी भारत का, मतलब 25 मई तक भारत का बड़ी जंग छेड़ना जो है वो बहरहाल खसारे का सौदा ही था। अब पाकिस्तान पर बड़ा हमला ना करने की नाज़रीन दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि भारत को ख़दशा है कि जैसे ही उसने पाकिस्तान पर हमला किया तो चीन भी उसके लिए एक नया महाज खोल देगा, जंग में कूद पड़ेगा, जिसके लिए चीन चाहे पाकिस्तान को हथियार या अपनी फ़ौज का साथ ना भी दे, फिर भी वो भारत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये भारत के मारूफ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। परवीन सानी का कहना है, जो भारत की बड़ी मोतबर आवाज़ समझी जाती है, उसका कहना यह है कि भारत को ख़दशा है कि जैसे ही पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हुई, चीन गलवान वैली में कशीदगी बढ़ा देगा, और जिससे लद्दाख के महाज से भारतीय फ़ौजियों का फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो इंडियन फ़ौज जो लद्दाख में। फिर भारत को सबसे बड़ा ख़तरा ये भी है कि जंग के दौरान चीन भारत पर साइबर अटैक कर सकता है, और उनको शायद कोई इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से मिल चुकी हो, जिससे नाज़रीन ऑब्वियसली भारत में इंटरनेट जैम हो सकता है। अगर ऐसा होता तो भारत का सारा जंगी मंसूबा और उसकी कमर्शियल परवाज़ें तक बुरी तरह मुतासर होती। ये चीनी साइबर अटैक भारत का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही ब्लॉक कर सकता है, और ऐसा होने की सूरत में ऐसी जगसाई इंडिया के हिस्से में आएगी कि उसका अंदाज़ा भी नहीं वो कर सकता। और सबसे बढ़कर ये कि किसी बड़ी जंग की सूरत में दुनिया भर के सरमायाकार भारत से मुंह मोड़ लेंगे, और चीन का सबसे बड़ा हदफ भी यही है। अब भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत इतने महाज़ों पर लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है।
भारत के लिए एक और बड़ी मुसीबत जो है वो ये है कि ज़मीनी इलाकों से दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में असलहा और गोला बारूद पहुँचाना भी कारेदार है, बहुत मुश्किल काम है। और इंडियन दफाई अमूर के माहिरीन का ये कहना है कि इस मामले में कश्मीरियों पर बिल्कुल हिंदुस्तान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत कई दहाइयों से उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। ये वो खदशात हैं नाज़रीन जिनकी वजह से हिंदुस्तान बड़ी जंग से पीछे हट गया। अलबत्ता छोटी मोटी कार्रवाई का खदशा या इम्कान बहरहाल मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, जिस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है और जिस शख्स के बारे में यकीन से कहा जा सकता है और उसके बदतरीन मुखालिफ बल्कि दुश्मन भी एतराफ़ करते हैं कि वो एक शख्स पूरी कौम को यकजा कर सकता है, उसके बारे में ख़बर आई है कि अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की अपील रवां साल अदालत में मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। ओ पीजे कौमी यकजहती, ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अदालत में जमा कराई है और इस पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के 80-85-90% अवाम क्या कह रहे हैं उसको तो एक तरफ रखें। अमेरिका में बैठे हुए ज़ल्मे खलीलज़ाद की राय सुन लें, जो कहते हैं कि भारत के साथ कशीदगी और जंग के इम्कानात बढ़ने के साथ ही कई पाकिस्तानी रहनुमा जो है कौमी यकजहती की अपील कर रहे हैं। ये यकीनन एक काबिल सताइश मकसद है, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान की मुसलसल कैद है। कौमी यकजहती का तकाजा ये है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, मगर नाज़रीन शायद पाकिस्तान में किसी को भी फ़िलहाल कौमी यकजहती की ज़रूरत नहीं है। और नाज़रीन, आपको एक बड़ी ख़बर जिससे आगाह करना है मुझे, वो ये है कि ग़ालिबन जो मुलाकातों का सिलसिला था लॉयर्स की इमरान खान से, उसमें जो सेकंड लास्ट मुलाकात थी उस वक्त जंग की बातें शुरू हो गई थी, उसमें इमरान खान ने एक बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा करके वसअत ज़र्फ़ी की इंतहा का मुजाहरा करते हुए, जैसे मतलब इमरान खान के हामी भी शायद ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये नहीं हो सकता, यहाँ तक खान साहब नहीं जा सकते। आपको मैं नाज़रीन वो ख़बर देने लगा हूँ कि उन्होंने एक गैर सियासी लॉयर को खान साहब ने यहाँ तक कहा, जब उन्होंने कहा कि वो सरकार ये चाहती है कि आप फ़लाँ मामले पर ख़ामोशी इख्तियार कर लें, इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती की ज़रूरत है, तो खान साहब ने बिला मशरूत बग़ैर कोई शर्त रखे न सिर्फ ये कि वो बयान जो अगली मुलाकात में बाहर आया था उससे एक मुलाकात पहले खान साहब ने ये कहा कि अगर कौम को ज़रूरत है तो मैं इस हवाले से बग़ैर कोई शर्त रखे वीडियो पैगाम भी जारी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खान साहब ने साथ ही कहा कि ये हुकूमत कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन मैं वीडियो पैगाम देने के लिए तैयार हूँ। और खान साहब ने साथ ही उन वकील साहब को ये भी कहा था कि मैं उस वीडियो पैगाम में किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, सिर्फ कौमी यकजहती पर ज़ोर देकर गुफ्तगू करूँगा और वो वीडियो पैगाम सरकार या बाहर लोग जो है वो जिस जगह इस्तेमाल करना चाहें कर लें। नाज़रीन, ये होता है कायद, ये होते है एक कायद की विज़न। अब नाज़रीन, अब देखें कि हिंदुस्तान हर रोज़ जंग की धमकियां देता है, मगर पाकिस्तान के नाज़रीन सीधी बात यह है कि जवाबी हमले का सोचकर हिंदुस्तानी नेताओं का पिता पानी हो जाता है। फ़िलहाल अब ये देखें कि मीडिया पर, ये खान साहब की बात है उसी से ही जोड़ लें इस बात को कि फ़िलहाल मीडिया पर बयानिए की जंग है और सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले नून लीगी सहाफ़ियों ने तो अपने तौर पर यह जंग जीत भी ली हुई है, मगर पहली बार नाज़रीन ऐसा देखा गया है कि मीडिया के महाज पर हमारी कारकर्दगी सच्ची बात है ना होने के बराबर थी। ख्वाजा आसफ के स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू ने तो पाकिस्तान के कौमी बयानिए की परखचे उड़ा दिए थे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो कौमी नुकसान किया उसकी तलाफ़ी शायद अगले कई बरसों व क्या अगली कई दहाइयों तक भी शायद मुमकिन नज़र नहीं आती। बार बार हिंदुस्तान ये बात कोट करेगा, ख्वाजा आसफ की हर जगह पर कोट करेगा। यही वजह है कि इस बयान के 2 रोज़ बाद ही भारतीय मंदूब ने उसे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट बना दिया था, जिस खदशे का इज़हार ये खादम पहले कर चुका है। दूसरी तरफ नून लीग की
तमाम क़यादत कहीं छुपी बैठी है। गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस जंगी माहौल में हमारे वज़ीर आज़म कहाँ छुपे बैठे हैं, तो उनका माइक ही बंद कर दिया गया था। मगर ये सारी सूरत हाल किसी और जगह भी बड़ी बारीकी से मॉनिटर की जा रही है। यही वजह है कि पिछले 3-4 रोज़ में पसपर्दा क़ुव्वतों ने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए हैं जो इस वक्त मुल्क व कौम की अशद ज़रूरत भी है। सबसे पहले भारत के मारूफ सहाफ़ी करण थापड़ से 2 ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज़ करवाए गए जिन्होंने भारतीय बयानिए को नेस्तो नाबूद तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब ज़राए ये कहते हैं कि ये दोनों इंटरव्यू करण थापड़ को दरख्वास्त करके कराए गए थे, यानी उन्हें अरेंज किया गया था। पहला इंटरव्यू इमरान खान दौर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ का था। अब ज़राए का कहना यह है कि पसपर्दा क़ुव्वतों ने मुईद यूसुफ से ख़ुद दरख्वास्त की थी कि वो करण थापर के साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इंटरव्यू दें और उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ हिंदुस्तान और दुनिया के सामने रखें। मैंने तकरीबन 48 मिनट का नाज़रीन ये इंटरव्यू सुना है। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने जिस तरह भारत के एक एक इल्ज़ाम का इतनी वजाहत के साथ जवाब दिया है और हिंदुस्तानी मौक़िफ़ का खोखलापन वाज़े किया है, उस पर करण थापर के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। मुईद यूसुफ की ये शानदार गुफ्तगू मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को सुननी चाहिए। दूसरा इंटरव्यू करण थापर के साथ नजम सेठी का था। इस इंटरव्यू में नजम सेठी ने भी बड़े ही नपे तुले अंदाज में हिंदुस्तानी बयानिए को अगले कदमों पे जाके बाउंड्री से बाहर फेंका। और नाज़रीन, इसमें दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई ने भी नजम सेठी के इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने सियासी व्यूज़ को इतना ज़्यादा आने की इजाज़त नहीं दी थी, अपने आप को कंट्रोल करके रखा था और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है नजम सेठी साहब ने। इन 2 इंटरव्यूज़ ने जहाँ बयानिया की जंग में हिंदुस्तान को बिछाड़ दिया, वहीं पसपर्दा क़ुव्वतों पर यह हकीकत भी वाज़े कर दी नाज़रीन कि मौजूदा नून लीगी सरकार में एक भी ऐसा वज़ीर, मुशीर या ख़ुद वज़ीर आज़म भी इस काबिल नहीं है कि वो आलमी फोरम्स पर बयानिए की जंग लड़ सके, जिसकी वजूहात में ऑब्वियसली मफादात का टकराव, किरदार का ढीलापन, अंग्रेज़ी ज़बान में अपना मौक़िफ़ पूरी तरह समझाने में नाकामी है और नून लीग की पूरी क़यादत सिर्फ सियासी मुखालिफिन पर अखलाक बाख्ता हमले करने के अलावा किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ गालियाँ दे सकते हैं, जिसका इल्ज़ाम ये दूसरों पे लगाते हैं, बैठे बिठाए ख़बरें गढ़ सकते हैं जो वो गढ़ रहे हैं और इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। संजीदा फोरम्स पे संजीदा अंदाज में बयानिए की जंग लड़ना जो है इनके लिए एक कारदारत नहीं बल्कि नामुमकिनात में से शामिल है। अच्छा नाज़रीन, नून लीगी हुक्मरानों की इस नाकामी को देखते हुए फिर पसपर्दा क़ुव्वतों ने एक और बड़ा फ़ैसला करते हुए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया। अब ये फ़ैसला भी नून लीगी क़यादत ख़ास तौर पर इसहाक़ डार की बतौर वज़ीर ख़ारजा नाकामी को देखते हुए किया गया। अब जनरल आसिम मलिक जो इसी साल रिटायर होने वाले हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी बतौर NSA काम करते रहेंगे और सबसे अहम बात यह है कि अब वो काबीना के हर इजलास में भी मौजूद होंगे। अब जनरल आसिम मलिक जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की हैसियत से गैर मुल्की वफूद से भी मुलाकातें करेंगे और उनका ऐन इस जंगी माहौल में इस अहम ओहदे पर तकर्रुर इस बात का सबूत है कि समदी साहब की कारकर्दगी से कोई भी खुश नहीं है और उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो खारजा अमूर जैसा नाजुक काम कर सकें। वैसे भी नाज़रीन, आप जानते हैं कि उनका ज़्यादा वक्त जो है वो अपने ही वज़ीर ख़जाना को नाकाम बनाने की कोशिशों में सर्फ हो जाता है और इस मौके पर NSA का तकर्रुर जो है ऐन जंग के दौरान घोड़ा बदलने वाली बात है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि पसपर्दा क़ुव्वतों ने किस मजबूरी के तहत यह कदम उठाया होगा। बहरहाल इसहाक़ डार की वजारत के हवाले से मुस्तकबिल में भी कोई अच्छी खबर नहीं है। अब तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि PTI से जो एक मखसूस नशस्तें छीनने की जो तैयारी है नाज़रीन, वो भी अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। नाज़रीन, मेरे ख़्याल में 26वीं तरमीम के बाद अब ये बिल्कुल बेमानी हो गया। इस पर ना किसी को परेशान होने की ज़रूरत है, ना किसी को हैरान होने की ज़रूरत है, ना अदलिया के किरदार पर मातम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेमानी इसलिए हो गया है कि मखसूस नशस्तें किसे मिलती हैं किसे नहीं मिलती। अगर PTI को मिल भी जाए नाज़रीन तो उससे अमली तौर पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। असम्बली में पहले से मौजूद 92 अरकान जब कुछ नहीं कर सके तो मज़ीद 22-23 अरकान क्या कर लेंगे।
अब इमरान खान के नाम पर असेंबली में ये अरकान कभी मुझे बेबस लगते हैं और कभी बेहिस लगते हैं कि अपने लीडर के मुकदमात के दौरान भी किसी अदालत में मौजूद नहीं होते। इमरान खान की बहनों को जब सड़कों पर रुस्वा किया जाता है तो ये अरकान असेंबली सोशल मीडिया पर सिर्फ तमाशा देखते हैं या 3 दिन बाद जाके ट्वीट कर देते हैं। इसलिए अगर ये नशस्तें धौंस और धांधली को कानूनी जवाब देते हुए हुकूमती जमातों को दे भी दी गई तो इससे कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि बल्कि वो मुकदमा मज़ीद मजबूत होगा कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। इस मुल्क को ताकत के ज़ोर पर हाँका जा रहा है। क्या पुलिस, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या अदालतें और क्या जज ताकत के मुंह जोर इस्तेमाल के सामने सब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। जिन असम्बलियों से आइन से मतसादम कवानीन पास कराए जा रहे हैं वो असम्बलियाँ जमहूरियत की अलामत नहीं रही, बल्कि कब से सीधी बात है कि आमरीत की आलाकार बनी हुई है, जहाँ कानून पास कराने के लिए अरकान असम्बली को अगवा किया जाता है, उनके बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अच्छा है, ऐसे माहौल में PTI को एक और हक से महरूम कर दिया जाए, गा चलें कह दें, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। और इससे कौम को ये भी याद रहेगा कि इस मुल्क को सरज़मीन बेआइन बनाने का खेल बल्ले का निशान छीनने से हुआ था। मखसूस नशिस्तों की सबसे बड़ी अदालत के ज़रिए बंदर बांट जो है वो पूरी कौम के लिए पैगाम होगा कि इस बुसीदा निज़ाम में आम आदमी के लिए कुछ नहीं बचा। हकीकी इनकलाब के लिए माशरों को ऐसे झटके लगना नाज़रीन बहुत ज़रूरी हुआ करता है। अच्छा नाज़रीन, अब बात कर लें ज़रा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गालिबन 3600 गलियों की तामीर व मुरम्मत जारी है। पंजाब हुकूमत ने हुक्म दिया है कि मुरम्मत शुदा हर गली में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तस्वीर के साथ इफ्तिताही तख्ती लगाई जाए। शहबाज शरीफ साहब का जिक्र नहीं है, शहबाज नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज़ की। और चाहे कहीं पर एक ईंट भी लगाई है, एक पत्थर भी लगेगा, वहाँ पर उससे बड़ी और उससे कई गुना ज़्यादा लागत वाली तख्ती ज़रूर आवेज़ा की जाएगी। इफ्तिताही जो ये तख्ती है उसके डिज़ाइन की मंजूरी भी दे दी गई है। इस तख्ती पर इलाके के MNA और MPA का नाम भी शामिल कर लिया गया है। चलेंगे, ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि शाही ख़ानदान के अलावा भी किसी की तस्वीर नज़र आएगी। बेशक वो निचले कोने में छोटी छोटी नज़र आएंगी, दूरबीन से देखनी पड़ेंगी, लेकिन बड़ी तस्वीरें बहरहाल उन्हीं की हैं जो शाही ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि तख्ती के डिज़ाइन की मंजूरी आला तरीन सतह पर जायज़ा लेकर दी गई है। और ये ख़बर पढ़ते हुए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा है नाज़रीन कि ये गली गली नस्ब होने वाली ये तख्तियाँ जो हैं ये बहुत बड़े समाजी और सियासी मसाइल को बल्कि फ़साद को जन्म दे सकती हैं। मुझे ख़दशा है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, इन तख्तियों पर लगी तस्वीर पर सियासी मुखालिफिन जो है वो कोई ना कोई गुलफिशानी ज़रूर कर देंगे। इन तस्वीरों पर जब गली गली हर गली की नुक्कड़ पर देखेंगे तो वो अपने गुस्से का किसी न किसी अंदाज में इजहार ज़रूर करेंगे, इन तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अगर नाज़रीन खुदा न खास्ता, मैं नहीं इस बात को पसंद करता, अगर ऐसा हुआ तो फिर गली गली में निचली सतह पर कारकुनों में लड़ाई झगड़े का ख़तरा बदस्तूर मौजूद रहेगा और उससे आप मतलब रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, इसीलिए पंजाब हुकूमत को चाहिए कि मेरी ज़ाती राय है कि जहाँ इन तख्तियों पर इतने अखराजात उठ ही रहे हैं तो वहाँ मेरे ख़दशे के पेश नज़र वहाँ कुछ फ़ंड्स इन तख्तियों की हिफाजत के लिए भी मुख्तस कर दिया जाए, बल्कि इसके लिए मकामी सतह पर तस्वीर बचाओ फोर्स भी बनाई जा सकती है, उनको फंड्स भी दिए जा सकते हैं, उनके लिए बेशकीमत गाड़ियाँ मंगवाई जाए उस फोर्स के लिए जो इन तख्तियों की और इन तस्वीर की हिफाजत करे। इसका दोहरा फ़ायदा होगा कि एक तो इन तस्वीर वाली मुक़द्दस तख्तियों की हिफाजत हो जाएगी और साथ ही नून लीग के जो कारकुन अब भी मौजूद हैं और उन्हें उस फोर्स में शामिल हो करके मेरा ख़्याल है कि उनके लिए रोज़गार का भी बंदोबस्त किया जा सकेगा। नाज़रीन, मैं ये समझने से सच्ची बात है बिल्कुल कासिर हूँ कि कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं है इनको। अच्छे भले 3-4 दाना लोग मुझे नज़र आते हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मोहतरम के इर्द गिर्द, उनकी ज़बानें भी कूंगे, वो भी नहीं बोलते, वो भी नहीं बताते कि मैडम तस्वीर और मुजस्समे लगाने से मकबूलियत में कभी इजाफा नहीं होता, बल्कि मकबूलियत का ग्राफ हमेशा नीचे से नीचे आता चला जाता है।
जितनी आप तस्वीर मुजस्समे बढ़ाते चले जाएंगे, अवाम में उसका रद्द अमल आता है। और ख़ास तौर पे जब आप पहले से ही फार्म 47 के ज़रिए अदम मकबूलियत की हदों को छू रहे हों, पस्तियों को छू रहे हों, और फिर आप ये ज़िद करें कि हम तस्वीर लगा के पॉपुलर हो जाएंगे। आपको कज़ाफ़ी को जब आवाम ने उठा के कूड़ेदान में फेंका था तो आप मनाज़र भूल जाते हैं। आमरों के साथ क्या हाल होता है। ये जितने दुनिया में आमर और यानी गैर मकबूल लीडर थे जिन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से डंडे के ज़ोर पे इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ था, जब वो गली गली में अपनी तस्वीरें और मुजस्समे लगवाते हैं ज़बरदस्ती, फिर उनके साथ हाल क्या होता है। उनकी जो 2-4% मकबूलियत रह भी जाती है वो भी हवा हो जाती है। पता नहीं क्यों नहीं समझाया जाता। मैं तो समझने से बहरहाल कासिर हूँ। अच्छा नाज़रीन, आखिर में असद अब्बास असद साहब के 2 अशार सुन लें, खुद ही समझ जाएंगे किसके बारे में। फ़कत इतनी कहानी है तुम्हारी, फ़कत इतनी कहानी है तुम्हारी, दिलों पर हुक्मरानी है तुम्हारी, दिलों पर हुक्मरानी है तुम्हारी। उजाले बांटने निकले हो शायद, उजाले बांटने निकले हो शायद, ये आदत भी पुरानी है तुम्हारी। अभी भी जिक्र कितना है तुम्हारा, अभी तो बेजुबानी है तुम्हारी। अभी भी जिक्र कितना है तुम्हारा, अभी तो बेजुबानी है तुम्हारी। असद रहना भी है इस शहर में और, असद रहना भी है इस शहर में और, मोहब्बत भी निभानी है तुम्हारी, मोहब्बत भी निभानी है तुम्हारी। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।